अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। होपफुली यू ऑल आर वेल कैफिनेटेड और आपने अपना दिन हाई एनर्जी में शुरू किया है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट टुडे क्योंकि कल का दिन कुछ खासा भारी था और आयशा यूसुफ के साथ मुज़म्मिल अली खान आज आप तक तमाम हल्की और भारी खबरें लेके आ रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, डोंट यू बिलीव एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट एक? नहीं, मतलब अब भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। मुझे पता है आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी हम उम्मीद लगा के ना थोड़ी सी एक आंख बंद करके देख रहे होते हैं कि हो सकता है अच्छा खेल लें, हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। तो ये वीकेंड जो है ना, आधा तो मोहब्बतों में गुजरा है और आधा गुस्से के अंदर गुजर गया है। तो ना खुश होने दिया ना उदास होने दिया है। तो इसके ऊपर अभी तो फिलहाल बात करने के लिए मेरे पास नहीं, आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। आप मुझे गुस्सा दिलाएंगे जैसे कल गुस्से में हमारा दिन गुजरा था। लेकिन ये जो आपने वेल कैफिनेटेड होने की बात की, कल जिनको नींद नहीं आई थी और उनको आज ऑफिस आना पड़ा, तो डेफिनेटली उनके लिए ज़रूरी था चाय लेना या फिर कॉफ़ी लेना। मौसम हो चुका है तब्दील, तो हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम के बारे में भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं वो बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या है मौसम की अपडेट, थोड़ा सा ज़रा अगर आप बताना चाहें। कराची, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया है। अच्छा, बारिश के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो एवरीबडी हु इज लिविंग अलोंग द लाइंस वेयर फ्लड्स कैन बी एक्सपेक्टेड, ऑल्दो इतनी बारिश का इम्कान नहीं है कि फ्लड्स हो जाएंगे, बट स्टिल बी केयरफुल आउट देयर। लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं थोड़ी बारिश में और कई प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकते हैं। एनीवे, अब इस बारिश को अगर हम देखें, अकाउंट में लें, तो यहाँ पे हमारे पास बारिशों के साथ साथ यालाबारी का भी सिस्टम आ रहा है। अब ये कहाँ हो सकती है यालाबारी? बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाके जो उनके बारे में मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे और बरसने के इम्कानात भी हैं और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी आपके पास बारिश के इम्कानात हैं, वेदर चेंज के इम्कानात हैं। तो इसके बारे में हमने अपडेट अगर लेनी होगी, हु इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैन टू गो टू, वो मैं बताती हूँ। उससे पहले रमज़ान भी 1 से 2 दिन के अंदर शुरू होने वाला है, तो डेफिनेटली मौसम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसा मौसम रहेगा और उसके मुताबिक ही हमने अपनी तैयारी करनी है कि हमने सहरी कैसी खानी है या फिर इफ्तारी के लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। खैर, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद इरफान विर्क साहब, जो कि डायरेक्टर मेट हैं। उनकी तरफ चलता है और उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम कैसा रह सकता है। बहुत शुक्रिया विर्क साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो तब्दीली है मौसम के अंदर, इस वक्त भी जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो हल्का हल्का पसीना आना आपको शुरू हो जाता है इन लाइट्स की वजह से, हालांकि एसी भी चल रहा होता है। तो ये तब्दीली क्या इतनी ही रैपिड होगी जितनी हम पिछले 1-2 हफ्ते से महसूस कर रहे हैं, या फिर एक लहर और आ सकती है सर्दी की? देखिए, अभी जो आगे मौसम आएगा इसमें दिन के दौरान में आपको टेम्परेचर जो है ना वो कतरे गर्म ही मिलेंगे। आपको जो है ना धूप में शिद्दत महसूस होगी, लेकिन रात को बाज़ इलाकों में कुछ बेहतरी आ जाएगी। ताहम जो साउदर्न पार्ट्स हैं, जनूबी इलाके हैं जिनमें सिंध के इलाके शामिल हैं, साउथ पंजाब के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री से भी ज़्यादा चल रहा है। और आने वाले दिनों में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह जो है ना उसमें रहेगा और जो दिन के दर्जा हरारत हैं वो कदरे गर्म ही महसूस होंगे। दिन में धूप में शिद्दत महसूस होगी। ताहम ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो पाकिस्तान में आज शाम रात को बलूचिस्तान में दाखिल होगा, इससे मुख्तलिफ इलाकों में आंधी भी चलेगी, तेज़ हवाएं भी होंगी और जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे, जो कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, जबकि खुजार और लसबीला के इलाकों में भी हम इसमें बारिश और आंधी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तेज़ हवाएं होंगी। और फिर ये जो आज रात और कल जो है ना ये एंटर हो जाएगा सिंध में, और ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है इरफान विर्क साहब? क्या ये सिर्फ उसी रीजन में बारिश होगी या फिर ये अगर हम पंजाब की, केपी की बात करें, यहाँ पर भी जो बड़े शहर हैं यहाँ पर भी बारिश का इम्कान है? देखिए, जो केपी के इलाके होंगे जिनमें कुरम एजेंसी और इस तरह के इलाके होंगे, जो मगरबी पट्टी होगी खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ पर भी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताहम जो केपी के ऊपर वाले इलाके होंगे जैसे चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर जो है ना इतना वेदर नहीं है। अच्छा, और नॉर्दर्न एरियाज अगर हम कता कलामी माफ, अगर हम डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो इंटेंसिटी कितनी है इस वेदर पैटर्न की जो हमारी तरफ आ रहा है? क्या हम डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें?
देखिए, तेज हवाएं इसमें होंगी, आंधी होगी, तेज हवाओं की वजह से अगर किसी की गंदम की फसल जो है ना वो पक के तैयार हो गई है, जो कि मुझे लगता है कि अभी नहीं है, लेकिन जी अगर जी कहीं इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पर आंधी की वजह से, तेज हवाओं की वजह से और वेदर की वजह से कोई आइसोलेटेड चंद मुकामात पर आइसोलेटेड जगहों पे हो सकती है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा स्पेल नहीं है कि जो फैला हुआ हो। बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब हम ये समझें कि ये जो अब सर्दी गुजर चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रही है, एक दो वेव्स जो हैं इस तरह की आई हैं, अब ये दोबारा आने का इम्कान नहीं है। एम आई राइट विरिक साहब? देखिए, अभी जो सर्दी है उसमें शिद्दत नहीं ख़त्म हो गई है। अब ऑलमोस्ट आपको जो है ना टेम्परेचर्स जो है ना वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे कुछ। ओके। ये वाला जैसे ही स्पेल गुजरेगा उसके बाद एक आध दिन जो है ना वो स्टेबल रहेगा टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 2 से 3 रोज, खास तौर पे 20 और 21 को जो है ना साउदर्न एरियाज जो होंगे, जनूबी इलाके होंगे पाकिस्तान के, यहाँ पर एक टेम्परेचर यकदम जो है ना वो बढ़ेगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। और ज़रा रमज़ान भी शुरू होने वाला है और हम सब जानते हैं कि रुयत हिलाल कमेटियाँ बैठती हैं, मौसम साफ रहेगा, चांद नज़र आने का कुछ इम्कान? देखिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें फेयर चांसेस हैं चांद नजर आने के, और ठीक। होपफुली के 18 तारीख को जो है ना वो चांद नजर आ जाएगा। यानी कि विजिबिलिटी में हमें मसला नहीं होगा चांद, क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि बाहर निकल के ढूंढना पड़ता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि सपार्को के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर हमने कई सैटेलाइट्स हैं जो पिछले साल लॉन्च किए हैं, तो हम लोग वेदर पैटर्न्स को कितना बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब इस टेक सपोर्ट के साथ? देखिए, एक तो आपके तवज्जुह से मैं ये लाजमी कहना चाहूँगा कि जो सैटेलाइट्स होती हैं ये ऑब्जर्वेशनल डाटा होता है। बेसिकली आपका जो एटमॉस्फेयर है या आपकी जो अर्थ की जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए जो है वो सैटेलाइट की मदद ली जाती है। तो ये रियल टाइम आपके पास जो डाटा आता है उसको वो सैटेलाइट के थ्रू आता है। अब जो प्रिडिक्शन होती है आने वाले दिनों की, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, वो सैटेलाइट से प्रिडिक्शन नहीं होती। वो सैटेलाइट हेल्प करती है हमें उस प्रिडिक्शन के लिए, जिसके लिए हम डिफरेंट मॉडल जो है न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स और एंड दैट्स व्हाई हम आपको हमेशा बुलाते हैं ताकि थोड़ी सी ज़रा गाइडेंस हो सके और आप हमें फोकास्ट बता सकें कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम कैसा रह सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये कह रहे हैं कि जनाब विजिबिलिटी ज़रा रहेगी और इम्कान है कि 18 तारीख को चांद नज़र आ सकता है, बट स्टिल विल हैव टू वेट फॉर द रुयत हिलाल कमेटी कि वो आए और आकर प्रॉपर तरीके से जो शरई तरीका है उसको अनाउंस भी करे। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला होता है, वो ये होता है कि भाई सऊदी अरब या फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर कब होगा रोज़ा, या पहला रोज़ा कब हो सकता है। तो सऊदी अरब में पहला रोज़ा जो है वो 18 फरवरी को होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सऊदी अरब की फल्कियाती तंजीम ने पेश गोई भी कर दी है कि पहले वो करते हैं फिर हम करते हैं। अगर उन्होंने 18 को कह दिया, हमारे पास 17 को हो सकता है। बीच में कुछ ऐसा भी गुजरा है कि हमने सऊदी अरब के साथ ही रखा था रोज़ा। So 16 I checked my watch today and 18 को अगर सऊदी अरब कह रहा है, तो what do you think, will we be with our brothers or after them? We are always with our brothers, लेकिन हमारी रुयत हिलाल कमेटी के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब की जो तमाम सुप्रीम कोर्ट की तमाम मुसलमानों से 17 फरवरी को रमज़ान का चांद देखने की अपील भी सामने आई है कि अनाउंस तो उन्होंने कर दिया कि बहुत ज़्यादा इम्कान है 18 तारीख को डेफिनेटली वहाँ पर चांद नज़र आ सकता है। लेकिन वो ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 17 तारीख को आप खुद बाहर निकलिएगा और चांद ज़रूर देखिएगा ताकि जो एक शरई तरीकाकार है ना उसको भी मुकम्मल किया जा सके। और हम लोग आप सब के लिए, मैं और आयशा और हमारी सारी टीम यहाँ पे एक बहुत मज़े का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जैसा कि हर रमज़ान हम आपके साथ होते हैं। तो वॉच आउट फॉर दैट एज वेल, फ्यू मोर आवर्स और मे बी इन अ डे और सो व्हाट यू विल सी इज promos and teasers and we will be bringing some nice segments इसमें हम बच्चों से लेके टेक तक, इंडस्ट्री से लेके एजुकेशन तक सब कुछ कवर कर रहे होंगे। शाम के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम तक हमारी ये ट्रांसमिशन यानी कि हमारा मॉर्निंग शो नहीं हुआ करेगा, हम रमज़ान ट्रांसमिशन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली उसके अंदर आलिम उलमाए दीन भी मौजूद होंगे। एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट जो है ना वो भी हम शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम फोकस करेंगे जेनजीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और उनके लिए रमज़ान और उनके लिए इस्लाम जो है वो क्या मानी रखता
लगता है और उनके मासूमाना सवालात क्या क्या हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हो रहा है जब ये बच्चों के बारे में बात कर रही है आयशा, मुझे ना बड़ी क्यूट फीलिंग्स आ रही है। भाई क्यूट फीलिंग को संभाल के रखिए क्योंकि अभी गुस्से वाली फीलिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फाइनली हम बात करने लगे हैं उस एक अहम मौजू पर जिससे मैं कतरा रही थी कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू टॉक। क्या बात करे बंदा, क्योंकि हर मर्तबा यही होता है, हम उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं टीवी के सामने कि हाँ हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, हो सकता है कोई मुआजिज़ा हो जाए और हमारी टीम बड़ा अच्छा खेले। और यकीन करें जब टीम हार गई ना तो उसके बाद मुझे एक ख्याल दिल से गुजरा कि शायद हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। हमने जब सोच लिया था कि हमने नहीं खेलना तो नहीं खेलना चाहिए। I would disagree with Aisha. And why would I disagree with Aisha? Because some people are a digger for pain. I guess I am one of those people. टूटना इतना बुरा नहीं लगता जितना पार्टिसिपेट ना करने लगे, बट मुझे आयशा का सेंटिमेंट समझ में आता है। पता है क्यों? जब दुआ करता हूँ तो अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करता हूँ। I love the people who are around me. लेकिन काश हमारे सिलेक्शन में इंक्लूडेड लोग और हमारे प्लानिंग में इंक्लूडेड लोग इस बात का एहसास करें कि हम भी वो लोग हैं कि जिनके दिल की कदर होनी चाहिए। नहीं जनाब, क्यों करें भाई, वो आप कौन Anyway, है? आप कौन है? Let me just dive into the news. एक चीज जो है ना वो मैं बता दूं, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया। हालांकि ये चीज डिसाइडेड थी, मुज़ाकरात के अंदर, टॉक्स के अंदर ये बात शामिल हुई थी आईसीसी के साथ, जो बीसीबी के चेयरमैन भी आए थे, फिर श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के सदर की तरफ से भी कॉल की गई थी मोहसिन नकवी साहब को कि हाँ भाई हाथ मिलाया जाएगा। हाथ भी, हैंडशेक भी नहीं किया गया, यानी कि वो अपनी ढिठाई पर बरकरार रहे थे। अच्छा जी, क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इसको कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर वही हुआ जो कि होता आया या फिर जिसका डर जाहिर किया जा रहा था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इस अहम तरीन मैच के अंदर पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त हुई है, 61 रन से। सुपर 8 मरहले के लिए भारत जो है उसने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना वो इफ्स एंड बट्स के ऊपर आ गया। अब नबीबिया के खिलाफ अगला मैच होगा और वो बन चुका है डू एंड डाई मैच। अच्छा, पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी यूएसए की पोजीशन हमें कुछ ज़्यादा बेहतर की तरफ नज़र आ रही है। हम लोग फिर से मैथमेटिक्स में चले गए हैं। खैर, कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर खेले गए मैच में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद इन्होंने बैटिंग इंडिया को देने का फैसला कर लिया। लेकिन भारतीय बैटिंग का जो लाइनअप था, ये लाइनअप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लाइनअप था। हमारी इससे पहले अपने जो हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हमारी बातें हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो होप पे डिपेंड करता है और फोर्स्ड है। हम लोग मिडिल ऑर्डर में जिन बैट्समैन को खिला रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा नीचे ले आएं या थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जितना एक व्यूवर के तौर पर आप देखते हैं कि हमारा होमवर्क भी उतना ज़्यादा नहीं था। हमने अभिषेक शर्मा के लिए बड़ी तैयारी की थी, हालांकि लग ऐसा रहा था कि शायद वो मौजूद नहीं होंगे। अभिषेक शर्मा पर बहुत तैयारी करके उनको हमने आउट भी कर दिया, लेकिन ईशान किशन जो है ना वो आ गया आउट ऑफ सिलेबस। उन्होंने 40 बॉल्स के ऊपर 77 रन्स की इनिंग्स खेली हैं। उसके बाद तिलक वर्मा जो है वो 25 रन बनाया उन्होंने, सूर्य कुमार यादव ने 32 बनाए, हार्दिक पांड्या इतना कुछ खास नहीं कर सके, शिवम दुबे 27, रिंकू सिंह जो है उन्होंने 11 रन बनाए। यहाँ पर हमें थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए साइम अयूब को, क्योंकि उन्होंने 3 विकेटें यहाँ पर हासिल की, लेकिन वो डेफिनेटली बैटिंग के अंदर इतना कुछ खास नहीं कर सके। उनको भी तो काउंट करें ना। दिल आपका टूटा है, फोकस मेरा उन बातों पे है, ये कैसे? जाहिर सी बात है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव्स के ऊपर जितना ज्यादा फोकस कर सकूं उतना करूं। हमारे ओपनर्स हमारे ओपनर्स कुछ नहीं कर पाए, हमारे जो मिडिल ऑर्डर है वो कुछ नहीं कर पाया, और एक के बाद एक ऐसा लग रहा था कि हमारी जो विकेट्स है ना वो गिरती चली जा रही हैं। वो शायद हम अपनी विकेट्स को देने के लिए ही आए हैं। खैर, इसके ऊपर अब अपना रैंट हम खत्म करते हैं, एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जरा श्रीलंका आपको लेकर चलते हैं। उस्मान खान आपको पता है कि वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से टूटा, वो कहाँ पर मौजूद थे जब उनके साथ ये टॉर्चर हुआ, उन्हीं से जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो उधर ही मौजूद होंगे ग्राउंड के अंदर। उस्मान, बताइएगा क्या जज्बात हैं सबसे पहले तो, और ग्राउंड में ही आप मौजूद थे, वहाँ पर जब आपने देखा आपकी टीम एक के बाद एक खिलाड़ी वापस जा रहा है तो कैसा महसूस हो रहा था? देखें, दिल तो टूटा है और मायूसी भी बहुत हुई है, और मायूस चेहरे के साथ मैं वापस आया हूँ। मैं तो प्लानिंग कर रहा था कि आपके लिए पाइनएप्पल और कोकोनट लेके आऊंगा, लेकिन खुशी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वही। आप वापस आ गए? नहीं, मैं अभी इधर ही हूँ, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैच जीतेंगे तो हम आपको उस खुशी में फेस सेविंग मिल गई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत मायूस कुन और खराब कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है। स्टार्ट ही सही नहीं था। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप का ट्रेंड ही देख लें, अगर आपने प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखनी तो पिछला मैच जो यहाँ पर इसी वेन्यू पर हुआ था
उसमें ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैचेस थे और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था यहाँ पर, और पहले बैटिंग उन्होंने खुद की थी टॉस जीतकर। तो ये एक ट्रेंड नजर आता है, और फिर जब सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और आपको एक विकेट भी नजर आ रहा है कि फ्लैट डेक है और ज्यादा गेंद बाउंस नहीं होगा, जो स्विंग नहीं होगा, स्पिन कम होगा, इसके बावजूद भी आपने टॉस जीतकर खुद फील्डिंग कर ली और आपने कहा जी कि हम चेस करेंगे। और पाकिस्तान कभी भी हिस्टोरिकली चेजिंग साइड नहीं रही है। जब भी पाकिस्तान चेस के लिए गया है तो पाकिस्तान ने हमेशा मायूसी किया है। और ऊपर से फिर आप देखेंगे आपके जो स्पीयर हेड बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, उनके ऊपर बात भी हो रही थी कि इनको आराम देना चाहिए इस मैच में, लेकिन उनको नहीं दिया गया। और वही हुआ, आगाज के अंदर जो इंडियन बैटर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और फिर डेथ ओवर के अंदर भी उनके ऊपर अटैक किया गया। और एक स्टेज ऐसी थी कि पाकिस्तान ने उनको कंट्रोल कर लिया था। देखें ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिस तरह से आप अपना तज्जिया दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन जो हमारा दिल जिस जगह से टूटा हुआ है ना, उस जगह का नाम है कि ऑल द मैचेस दैट मैटर आर ऑलमोस्ट नेवर वन। हमें कब नजर आएगा कि हम एक टैलेंटेड एम्बिशियस साइड से उठ के एक्चुअली प्रैक्टिकल मैच विनर्स बन गए हैं दोबारा? ऐसे ये एक देखें, मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक तो एरा की बात भी होती है। अगर आप 90s में चले जाएं, 2000s में चले जाएं, तो वहां पर पाकिस्तान टीम ने डोमिनेट किया था और वहां ऐसा लगता था कि पाकिस्तान और इंडिया जब भी होगा तो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अब आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया की टीम आपसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। वो अच्छा खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर अच्छा खेलते हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं और जब हम मैदान में जाते हैं तो हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं और दिल के अंदर बटरफ्लाइज होती हैं और हम अच्छा खेल नहीं पाते। और हमें एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि हम डॉट्स खेल लेंगे और उसके बाद हम अच्छा खेल लेंगे, लेकिन वो नहीं होता है। एक चीज हावी कर लेते हैं अपने ऊपर। आप देखें ना, वो जो 4 आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। 175 उन्होंने स्कोर किया हुआ है, आपने 176 करना है और आप डॉट्स खेल रहे हो और फिर ऐसी बॉल के ऊपर शॉट मार रहे हैं जो कि शॉट वाली नहीं थी, जो पहले डॉट उस्मान, आपने इससे पहले बड़ी अच्छी बात की आपने कि भाई यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जो टॉस जीते वो पहले बैटिंग करने के लिए आता है। तो आपको क्या पड़ी थी कि आप टॉस जीतने के बाद फील्डिंग साइड पे चले जाएं, ऑल्दो आपको पता है कि आप इतना अच्छा चेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी थी जो आपको लगता है कि जिसको सलमान अली आगा फॉलो करना चाह रहे थे कि भाई ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है कि अगर हम जीते टॉस तो हम जाएंगे जनाब फील्डिंग साइड पर, पहले हम बैटिंग की दावत देंगे इंडिया को। कोई स्ट्रैटेजी आपको नजर आई? देखें, एक तो मुझे स्ट्रेटेजी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्रेटेजी बनी है या नहीं बनी। एक तो चले, अगर आपने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है, उसके बाद आपका एक रिदम बना है, आप एज ए कैप्टन अच्छा बॉल कर रहे हैं, आपने 2 ओवर किए हैं, आपने उनको कंट्रोल किया, आपने अभिषेक को आउट कर लिया, आपने साथ ही 2 ओवर के बाद आपने चेंज कर दिया। चले आपने चेंज किया है जी, 2 ओवर आपने कर लिए, आपने चेंज किया, चेंज करके जिस बॉलर को लेके आए हैं नवाज को और शादाब को, उनको स्कोर पड़ रहा है, उनको एक ओवर में 15-15 स्कोर हो गया और आप उसके बावजूद भी आप उनको अगला ओवर फिर दे रहे हैं। तो आपके पास अटैक ही नहीं है, आपका प्लान बी नहीं है। प्लान बी अगर आपके पास होता तो आप उस्मान तारिक को पहले इंट्रोड्यूस कर देते, जिससे इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप डर रही थी। वो कैंप के अंदर अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर उसके एक्शन को लेकर तैयारियां कर रहे थे और फिर जब वो सेकंड 10 ओवर्स के बाद वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने उनको फंसा लिया था। लेकिन बात ये, तब तक मैच आपके हाथ से निकल चुका था। आपने 10 ओवर्स में 90 प्लस स्कोर खा लिए थे। आपको कम से कम भी पावर प्ले के बाद उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। और इसके बावजूद भी अगर आप देखें, प्लान भी अगर इनका ये होता कि बैटिंग के अंदर कुछ शफलिंग कर लेते, अगर आप एक ही ऑर्डर के साथ गए। अच्छा उस्मान, मुझे याद है 90s का आपने जिक्र किया, मैंने इतने ज्यादा 90s के मैच देखे नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने अपने सीनियर्स से और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं स्पोर्ट्स को समझने वाले, उनसे समझा है, वी यूज्ड टू बी अटैकिंग साइड, हम अटैकिंग साइड हुआ करते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसको देखकर लगता है कि हम बहुत हद तक डिफेंसिव साइड हो गए हैं और डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ही हम मैदान के अंदर जाते हैं। स्पेशली जब भी इंडिया के साथ मैच होता है तो वो लगता है ऐसा कि शायद ग्राउंड में जाने से पहले ही हमारी हार हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई एट एनी कॉस्ट हमें जीतना है और सामने वाली टीम जो है ना वो बहुत बड़ी ना एक हवा बन जाती है हमारे लिए। इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आई रिमेंबर पीसीबी ने एक साइकोलॉजिस्ट भी रखे थे, उसका कुछ फायदा हुआ? देखिए, दरअसल ना हमारा जो क्रिकेट कल्चर है ना, वो ये समझते हैं यार साइकोलॉजिस्ट हमें क्या सिखाएगा, हम तो इतने बड़े प्लेयर हैं, हम तो खेल सकते हैं, अंडर प्रेशर भी खेल सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, अना बहुत है हमारे कुछ क्रिकेटर्स के अंदर, आई एम सॉरी, लेकिन जब आप टीम के लिए खेलते हैं ना तो फिर आपको टीम के लिए ही खेलना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस
बाद में आती है, पहले टीम आती है। और अगर आप टीम के लिए नहीं खेल रहे तो फिर आप इस तरह ही जो है वो कौम को मायूस करेंगे। और आज आपने देख भी लिया कि एक दफा फिर अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आपकी इस ईगो की वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है ना, तो फिर भी बंदा कहता है कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं और वो डिजर्व करते हैं। अगर उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं तो वो थोड़ा एटीट्यूड डिजर्व करते हैं। अब मसला ये है कि उस ईगो की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से, उसके बावजूद आप परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ ऐड भी नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आई होप नामीबिया के खिलाफ हम जीत जाएं। इफ्स एंड बट्स में आ तो हम गए हैं, अच्छी उम्मीद ही ले सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के ऊपर हमें और बात करनी है, हमने यहाँ पर छोड़ना नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या तज्जिया है, कहीं हम ज़्यादा तो जज्बाती नहीं हो रहे हैं। आउट हुए हैं ना प्लेयर्स, मैं इनको डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके साथ हम जाते हैं ब्रेक की तरफ और जब हम वापस आएंगे तो हम डाइव करेंगे इन मैटर्स के अंदर। सी यू ऑन द अदर साइड। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपको बता देते हैं। हम सब जानते हैं इस वक्त बानी पीटीआई की तबीयत नासाज है और उसकी वजह से एहतजाज जो है ना वो मुल्क भर में शुरू कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि इन एहतजाजों की बात की जाए या फिर उनकी तबीयत की बात की जाए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई कभी कहता है कि उनकी आंख में दर्द है और कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगता है। वो कहते हैं कि मर्दों की तरह जेल काटनी चाहिए बानी पीटीआई को, रोना नहीं चाहिए। और रहीम यार खान में एक अवामी इज्तिमा से वो खिताब कर रहे थे, तो ज़रा सुन लेते हैं उनकी बात, वापस आएंगे तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा के रखना, पार्टी को बचा के रखना। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में, और मैंने एक दफा कहा भी था कि 2 साल बाद जेल पूछती है, हाल अहवाल पूछती है कि क्या हाल है। तो ये जो इनके भड़के हैं, ये सिर्फ दिखाने की, बोलने की है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत ही नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। राइट, सो आयशा, ये जो भी आपने सुना है कि हमारे प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को मर्दों की तरह जेल काटनी चाहिए। लंबा टेन्योर तो इनका भी जेल में गुजरा है एक, लेकिन आपको क्या लगता है कि व्हाट डू दीज क्लेम्स एक्चुअली मीन? अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में ज़रा ज़्यादा बात कर लेनी चाहिए कि बानी पीटीआई की तबीयत कैसी है। एंड देन अगर हम थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो हमें नज़र आता है कि वो तमाम लीडर्स जो कि अभी बात भी कर रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब, वो खुद भी जेल में रह चुके हैं और एक व्हील चेयर के ऊपर आया करते थे। एंड देन ही हैड टू मूव आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर हिज ट्रीटमेंट। खैर, बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के मामले के ऊपर इस वक्त पीटीआई का एहतजाज जो है वो जारी है। अपोजिशन रहनुमा जो हैं उनकी तरफ से पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज हो रहा है, पार्लियामेंट लॉजेस में हो रहा है, केपी हाउस में भी धरने जा रही हैं। जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत की मसरूफ़ तरीन शारा है, शाराए दस्तूर, उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। एक और चीज़ हुई है वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते जो है ना वो भी जगह जगह से बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है। ऑलराइट जी, अब सिचुएशन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहती है कि बानी पीटीआई की अल शिफा आई हॉस्पिटल मुंतकिली तक ये धरना जारी रहेगा और जब तक ज़ाती डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे तब तक उनका ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाए। लेकिन एक और क्लेम भी किया जा रहा है वो ये कि मेडिकल टीम जो है वो पीटीआई क़यादत का जेल में 2.5 घंटे तक इंतज़ार करती रही, लेकिन पीटीआई का कोई रहनुमा वहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से मेडिकल टीम ने बानी का मुआयना किया। तो इसके ऊपर ज़रा हमने जानना है। हमारे साथ कौन मौजूद हैं? हमारे साथ इस वक्त शफकत याद साहब मौजूद हैं और उनसे हम लोग अपने सवालात करेंगे। बट इससे पहले आई थिंक कि रेटिना का जो मसला होता है वो रेटिना के स्पेशलिस्ट को ही देखना चाहिए। बट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन दैट इज़ के शफकत साहब, पहले तो वेलकम। एंड देन हुकूमत कह रही है कि बानी पीटीआई का इलाज जारी है और इनकी बेटों के साथ भी मुलाकात हो चुकी है, और जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, बोथ ऑफ दीज कंडीशंस हैव बीन मेट, तो अब ऑपोजिशन एहतजाज क्यों नहीं ख़त्म कर रही? लेट्स डाइव इनटू दिस फर्स्ट। पहली बात तो ये है कि हमने पहले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और हमने इनको बार बार कहा है कि देखिए, चेयरमैन इमरान खान साहब का अगर आपने इलाज करना है तो जो बोर्ड बना है उस बोर्ड में आप उनके फैमिली डॉक्टर को और एक फैमिली मेम्बर को उसमें शामिल कर दे, क्योंकि हमें तशवीश है कि इन्होंने 12 हमें जो है झूठ बोला है, तो हम इन पे शक करते हैं, हमें तशवीश है कि ये झूठ बोलते हो, ये धोखा देते हो। और इनको भी चाहिए कि उस शक को दूर करने के लिए फैमिली डॉक्टर को शामिल किया जाए। ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम तो
लीडरशिप को कह रहे हैं कि वो आ जाए, हम उनके सामने जो है ना ये शुरू कर देंगे उनका चेकअप, तो ये झूठ है। दूसरी बात यह कि ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमने उनकी फैमिली से उनकी बात कराई है, उनके बेटों से। तो हमने कब कहा था कि आप इलाज से पहले उनके बेटों से उनकी बात कराएं? हमने तो तब ये कहा था जब वो ठीक थे। अब तो पहली फुर्सत में आपको उनका इलाज कराना है। तो ये कहाँ की बात है कि आप ये कह रहे कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो असल काम है आप वो करें, आंग मचूली खत्म करें और आप दानिशंदाना फैसला करें कि इमरान खान का जो है चेकअप कराएं और उस डॉक्टर से कराएं जो स्पेशलिस्ट और साथ में उनका फैमिली डॉक्टर हो। शफकत साहब, इस चीज़ को भी तो मानिए ना कि देखें, अगर उनकी तबीयत या उनकी आंख की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो पहले पीटीआई इस तरह से एहतजाज या बात क्यों नहीं कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों ने एहतजाज करना और आवाज़ उठाना शुरू किया और डेफिनेटली हुकूमत भी तभी एक्टिव हुई है। अच्छा, अभी जो सूरत हाल पता चल रही है इर्द गिर्द से वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते जो हैं उनको आप लोगों ने बंद किया हुआ है और धरने दिए हुए हैं, एहतजाज किया जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि पीटीआई ने रास्ते बंद करके अपने ही लोगों को, अपने ही सूबे के लोगों को अजाब में डाल दिया है। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ये जो धरना दिया हुआ है ये सिर्फ एहतजाज है कि लोगों को पता चले कि हम रोडों पे है, कभी भी हम इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं या हर चौक को डी चौक बना सकते हैं। बाकी हमने रास्ते दी हुई हैं जहाँ से शहरी भी गुजरते हैं और गाड़ियां जो हैं, अगर किसी के पास सब्जी वगैरह है और उसका खराब होने का खदशा है तो हम उन गाड़ियों को भी छोड़ते हैं। एम्बुलेंस वगैरह को तो वैसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पैसेंजर आ रहे होते हैं और उनके साथ फैमिली होती है तो हम उनको जाने दे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने रास्ते खुले रखे हैं ताकि उनको दुश्वारी ना हो और वो आसानी के साथ शफकत साहब, आपका ये क्लेम जो है जी, आपका ये क्लेम जो है ये मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे खुद फ्राइडे वाले दिन मौका मिला है मर्दान से वापस इस्लामाबाद आने का, तो मोटरवे बंद थी मुकम्मल तौर पर और हमें गुजरने नहीं दिया गया। वी हैड टू टेक द जीटी रूट। खैर, अगला सवाल मेरा ये है कि मेडिकल टीम ये क्लेम कर रही है कि वो 2.5 घंटे तक जेल में इंतजार करती रही, लेकिन पीटीआई का कोई रहनुमा वहाँ पर नहीं पहुँचा। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने तब कब कहा था कि ये लीडरशिप को शामिल करे? इनको तो 2 बंदों का हमने कहा हुआ था कि फैमिली मेंबर, फैमिली डॉक्टर। तो ये अंग मचूरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि फला बंदा क्यों नहीं आ रहा, लीडरशिप में से वो बंदा क्यों नहीं आ रहा? हमने कब कहा है? क्या आपने किसी टीवी चैनल पे ये सुना है कि हमारी पार्टी की तरफ से सिवाय 2 बंदों के कि उनको शामिल करे बोर्ड में भी, उनके इलाज के लिए भी, और अगर आपने मशवरा भी करने तो उनसे करे? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं आ रही? राइट, तो देखिए, अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आयशा ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट से रेज किया है कि खुद आई हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और ये चीज़ उन्होंने बताई है। एट द सेम टाइम इसी तरह करोड़ों पाकिस्तानी इस वक्त जो चीज़ व्यू और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर से निकाला जा रहा है एक अदद सवाल, और वो सवाल ये है कि ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत की जा रही है। अगर हम लोग जा रहे हैं इस तरफ और हम इस टॉपिक में इंडल्ज कर रहे हैं तो इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये तो हम कह रहे हैं कि ये लोग सियासत क्यों कर रहे हैं। रियासत जो है, रियासत को सियासत नहीं करनी चाहिए। रियासत ये सब 25 करोड़ अवाम की लीडर को इन्होंने अपने जेल में कैद रखा है, भेजा सियासी कैदी है जिसका कोई गुनाह नहीं है, और ये सियासत कर रहे हैं। हम तो सियासत नहीं कर रहे, हम तो हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस वक्त हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमने अगर ये कहा कि उनकी फायर खत्म करें, उनको जो है जेल से रिहा करें, या आप जो है ना हमें फेडरल हुकूमत दे दे, तो हमने जो है ना गलत किया होगा। हमारा तो एक ही क्वेश्चन है कि चेयरमैन इमरान खान साहब आपके साथ सही सलामत थे, आपकी कैद में उनको CRV वो बीमारी जो है वो लगी जो खुद से नहीं लगती। ये हो सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या ग्लूकोमा, वो बीमारी जो है शायद वो एबनॉर्मल हो गई हो और उसकी रिएक्शन में ये बीमारी हुई हो। तो ये तो इनको जवाब देना चाहिए, ये सियासत ना करें। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले फैसला किया था कि उनका इलाज होना चाहिए, जब उनके यहाँ रिपोर्ट जमा कराई गई। 4 दिनों में ये फैसला नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनकी फैमिली मेंबर, उनकी फैमिली डॉक्टर के सामने उनका इलाज। शफकत साहब, आपकी तमाम बातें बजा, लेकिन मामला ये है कि ये एहतजाज का तरीक़ाकार जो इख्तियार किया जाता है उसकी वजह से नुकसान अपने ही मुल्क को हो रहा होता है, और जैसे कि आपके अपने सूबे के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो मुश्किल ना पैदा की जाए ना। स्कूल्स, मेडिकल सर्विसेज। तो क्या कोई मुतबादिल तरीका नहीं हो सकता एहतजाज करने का, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का? अगर इनकी जगह आप भी होते ना, मैं होता, तो 2 मिनट का फैसला था
कि इमरान खान को मसला है, इनको लेकर जाए और इनका इलाज शुरू कर दे। उसके बाद अगर धरना होता है या उसके बाद अगर लोग रोडों पे होते हैं तो आप उनके खिलाफ कैंपेन करें, FIR करें, उनको जेलों में डालें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट कहें, आपको अदालतें कहें, आप कानून को नहीं मान रहे, आप आईन को नहीं मान रहे, आप रियासत को नहीं मान रहे, आप वर्कर्स को नहीं मान रहे, उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं मान रहे, आप CM को नहीं मान रहे, आप यहाँ पे इलेक्टेड MPs MNS को नहीं मानते, तो आपने क्या मानना है, हमें वो बताएं। अच्छा, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और मेडिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मिसमैनेजमेंट की वजह से जो कि है ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। लेकिन बिफोर आई डाइव इनटू माय नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा, वैलिड पॉइंट नहीं है कि जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि आपको बानी PTI की आंख में पैदा होने वाला मसला, आई हैड द चांस टू टॉक टू अ रेटिना सर्जन एक्चुअली येस्टरडे, और उनसे मेरी ये बात हुई थी कि इस प्रॉब्लम को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, और उन्होंने कहा कई साल लगते हैं। ठीक है, कई साल। सो अगर साल ना भी लगे तो कई महीनों में डेवलप होता है कि ब्लाइंडनेस तक पहुंचेगा। डेफिनेटली। तो उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत जो है ना उसको प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम करना चाहिए था, बिकॉज वी रिमेंबर वो वक्त भी याद है जब मियां साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनको फौरी तौर पर बाहर भेजा गया था एंड सडनली एकदम से ये डिसीजन लिया गया था। तो आई वुड नाउ वांट टू डाइव इनटू माय क्वेश्चन, दैट इज कि अगर हुकूमत आपको पेशकश दे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, कोई पॉइंट्स हो, कोई नोशन हो, कोई मुज़ाकरात की बात अगर करें, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको दिया जाए, तो उसके अंदर आप लोगों की साइड से क्या चीज है कि जिस पे आप अग्री करेंगे? व्हाट्स योर फोर्टे ऑन दिस टॉपिक एंड वेयर डू यू स्टैंड? मुज़ाकरात के लिए हमने ये प्रोटेस्ट नहीं किया, हम आपको मुज़ाकरात के लिए बात नहीं कर रहे हैं। पहले इलाज करें, वो ठीक हो जाए, उसके बाद मुज़ाकरात भी करेंगे, उसके बाद अपने FIR भी आप हमारे ऊपर कर ले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। पहली फुर्सत में आप उनका इलाज करें, उसके बाद देखेंगे हम कोई मुज़ाकरात। ठीक है, तो अब किस बात पर फिर एहतजाज खत्म होगा? अगर बानी PTI अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते हैं, उसके बाद हो जाएगा एहतजाज खत्म PTI का? हम चाहते हैं कि खान साहब को जो है ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करें, जहाँ पे ये जो बोर्ड है वो भी बैठा हो, साथ में 2 बंदे भी हो, फैमिली मेंबर में से यानी कि उनकी बहनों में से कोई और फैमिली डॉक्टर में से एक बंदा, उनकी मौजूदगी में उनका ऑपरेशन करे, इलाज करे, और तब तक हम पुरअमन तरीके से बैठे होंगे जब उनका फैमिली डॉक्टर, फैमिली मेंबर खुद ही अनाउंस खान साहब का जो है इलाज प्रॉपरली हो गया है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और जब वो कहेंगे तो हम इंशाल्लाह धरना भी खत्म कर देंगे और अपने अपने घरों में वापस भी चले जाएंगे। इसके अलावा अगर ये कह रहे हैं कि कोई गलत फैसला करके या इस बहाने पे कि हम उस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाओ, उस हॉस्पिटल में 10 रूम जो है सील कर दो, और ये बहाना बनाओ के बोर्ड बना के और फला लीडरशिप में से बंदे को जो है इसमें शामिल कर दो, हम नहीं मानने वाले भाई। खान साहब की सेहत के हवाले से हमें शदीद तशवीश है, हमें आप पे शक भी है। Thank you for your opinions and the candid insight into the matter. PTI of course एक सेंसिटिव टॉपिक है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की करोड़ों अवाम छलांग मार के इस टॉपिक के अंदर घुसती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अटेंशन डिजर्व भी करता है ना? ये बहुत ज़रूरी है और वी अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फौरी तौर पर उनको वो मेडिकल अटेंशन दी जाए जिसकी खान साहब को इस वक्त ज़रूरत है, और जो भी मुतालबात इस वक्त PTI की तरफ से किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं है, उनको किया जाना चाहिए। लेकिन शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करेंगे आने वाले शोज़ के अंदर डेफिनेटली इस बारे में मजीद बात करते रहे, लेकिन आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि PTI के धरने और एहतजाज की वजह से आम लोगों का नुकसान ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। कनात न कर आलमे रंगोबू पर चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहों फगा और भी। पाकिस्तान ने अपने कौमी खलाई प्रोग्राम में एक और अहम पेशरफ्त की है और अपना दूसरा मकामी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजने का ऐलान कर दिया, और ये लॉन्च किया गया है चीन के सूबे ग्वांगडोंग में वाक़ई योंगजांग सी शोर लॉन्चिंग सेंटर से। और इसके बाद हमें जो डाटा मिलेगा अपनी अर्थ को ऑब्जर्व करने का, उसके अंदर सैलाब किस तरह से आ सकते हैं या फिर हमारी फसलें जो हैं वो कितनी ज़्यादा मौसम की वजह से ख़राब हो सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा सकेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, सैटेलाइट्स के बारे में और स्पेस मिशंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी टेक डेवलपमेंट
पॉइंट वाली साइड पे होता है जो आपको दुनिया के अंदर उन चंद फ्रंट फुटेड प्रैग्मेटिक मुल्कों में से बनाता है कि जिनके पास डाटा की फील्ड में एक अपर हैंड है। अब ये सारी चीज़ें और ये पूरा डोमेन डिस्कस करने के लिए हमारे पास नईमुल्ला खान साहब, जनरल मैनेजर सपारको, मौजूद हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नईम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग टू यू। हम लोग शो के स्टार्ट में क्रिकेट का डिप्रेशन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान किसी फील्ड में आगे भी बढ़ रहा है और हमें बहुत खुशी है। तो इस सैटेलाइट के बारे में, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की, बिफोर आई डाइव इनटू द क्वेश्चंस दैट आर हियर, आई वुड लाइक टू एक सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। नईम साहब, आप वैसे क्रिकेट के अंदर थोड़ा रखते हैं, शौक है आपको क्रिकेट देखने का? जी ऑफ कोर्स जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्रिकेट का हम बहुत शौक रखते हैं, खेलने का भी, देखने का भी। अब भी दिल भी टूटा होगा फिर तो आपका। जी, विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम जी। हम साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जो हैं, हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, अक्सर फेलियर्स भी हम देखते हैं, सक्सेस भी देखते हैं। सक्सेस की खुशी होती है, फेलियर्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई विश ऑल द बेस्ट टू आवर क्रिकेट टीम फॉर द टूर्नामेंट अहेड। ऑफ कोर्स, और यही स्पिरिट होना चाहिए कि जीत और हार जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसीलिए हमें नज़र आता है कि इस मैदान के अंदर भी, एरोनॉटिक्स के अंदर भी पाकिस्तान थोड़ा सा लेट सही लेकिन फिर भी रुका नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। और दूसरा सैटेलाइट जो है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। ये ज़रा बताइएगा इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और ये किस तरह से मुख्तलिफ है इससे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? जी थैंक यू वेरी मच। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करता चलूँ कि हमारे जो रिमोट सेंसिंग का फ्लीट है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 सैटेलाइट्स, जिसमें हमने 2 सैटेलाइट्स 2018 में लॉन्च किए और लास्ट ईयर हमने अपने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिसमें जनवरी 17 जनवरी को हमने EO1 सैटेलाइट लॉन्च किया, विच वर फॉलोड बाय SAR-1 एंड HS-1। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये EO2 सैटेलाइट, हमारा सैटेलाइट जो है ये EO सीरीज़ का दूसरा सैटेलाइट है। EO सैटेलाइट जो है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो कि ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन हाई एंड इमेजरीज हमें प्रोवाइड करेगा। और इससे आने वाला डाटा जो है, उस डाटा को हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे, विच विल गिव अस टाइमली और एक्यूरेट डाटा से हम एक डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो कि हमारे कंट्री के लिए। नईमुल्ला खान साहब, ये चीज़ इमेजिंग की जो कैपेसिटी है ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे क्रॉप साइकिल्स जो डिस्टर्ब हुए हैं उनका एक वाइड रेंजिंग डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शहरों की डेवलपमेंट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलें ये डाटा इकट्ठा करने का हमारे पास सिस्टम बन रहा है, लेकिन आज की दुनिया में जितनी तेज़ी से दुनिया एक्सपैंड हो रही है, हम लोग स्पेस ऑब्जर्वेशन जो मिशंस कंडक्ट कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन की दुनिया में, उस ऑब्जर्वेशन की लाइन में एज ए साइंटिस्ट आप क्या सोचते हैं कि करंटली पाकिस्तान की स्टैंडिंग दुनिया में मुल्कों में किधर आती है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान ने ये जो अपने इंडिजिनस सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, हम दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में आ गए हैं कि जिनका अपना इंडिजिनस एसेट जो है, हमारे स्पेस फ्लीट इस वक्त एग्जिस्ट करता है। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आप जब एक दफ़ा स्पेस के अंदर चले जाते हैं, आप अपना इक्विपमेंट लॉन्च कर देते हैं, तो फिर यू आर इन द रेस, आप किसी से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी आर वेरी होपफुल, हम लोगों के आगे आने वाले देयर आर येट सम अदर गुड न्यूज़ इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह, जो कि हमारी कौम सुनेगी। हम लोग इस वक्त, अगर मैं आपको थोड़ा सा सैटेलाइट के साथ कुछ न्यूज़ दूं, तो इंशाल्लाह हम लोग लूनर एक्सप्लोरेशन के अंदर भी जा रहे हैं। हम एक इस वक्त लूनर अपना रोवर, एक लूनर रोवर हम लोगों का एक डेवलपमेंट फेज के अंदर है, जो कि 2028 में इंशाल्लाह चाइना की कोलैबोरेशन के साथ उनका चांगी 8 मिशन है। 2028 में हमारा अपना इंडिजिनस लूनर रोवर जाएगा, जिससे हमने साउथ पोल ऑफ द मून को टारगेट किया है। बड़ी चैलेंजिंग टेरेन है वहाँ पे, तो हम इंशाल्लाह ताला वहाँ से सैंपल्स भी मंगवाए जाएंगे स्टडी करने के लिए। पहले वहाँ पे चले तो जाए ना हम। मैं एक सेकंड, मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। मैं चांद पर जाने की तैयारी कर रही हूँ और आपको सैंपल्स की पड़ी हुई है। आपको मजा आएगा। क्या हम लोग वहाँ से सैंपल्स भी रिट्रीव करेंगे?
बिल्कुल, हमारा जो हमारे रोवर का डिजाइन है, हम इंशाल्लाह चांद से सैंपल्स भी एक्सट्रैक्ट करेंगे जो बस ठीक है, मुझे आपने एक छोटा सा पत्थर देना है, मैंने अपनी बेगम को देना है। आपने अगर शुक्र है पूरा चांद देने की आपने बात नहीं किया। अच्छा नईम साहब, बहुत खुशी हो रही है सुन के डेफिनेटली, जितना ज़्यादा काम सुपार्को जो है वो कर रहा है। जब हम इंटरनेशनली देखें, जो बड़े ममालिक हैं जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, जब ये अपने इस तरह के स्पेस मिशंस को भेज रहे होते हैं या स्पेस मिशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि बहुत प्राइवेसी भी होती है, डेटा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश की जा रही होती है। एक मुकाबला, एक कंपटीशन जो है ना इन कंट्रीज़ के अंदर हमें नज़र आता है, एंड डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है। पाकिस्तान क्या आगे कोई ऐसा भी प्लान करता है कि चाइना की हेल्प के बगैर हम अपना कोई स्पेस मिशन लॉन्च करें और उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए कि हमारा डेटा या हमारे जो प्लान्स हैं स्पेस को लेकर वो किसी और कंट्रीज़ के साथ, किसी और कंट्री के साथ शेयर ना हो? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस पे मैं दोबारा इस चीज़ पे एम्फसाइज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे EO1 एंड EO2 सीरीज़ के ये जो 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, ये हमारे इंडिजिनस एसेट्स हैं जिनको कंसीव करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना और टेस्ट करना, ये सब कुछ हमने पाकिस्तान में सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम इंडिजिनसली भी अपने जो सैटेलाइट्स हैं और स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनको हम स्पेस में भेज सकते हैं। नईम साहब, वक्त मेरे पास कम है, सिर्फ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर है ये मैटर, हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रही है, और क्या ऐसी पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं कि कल को गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो वो उन पॉलिसीज़ के ऊपर फ़र्क ना पड़े? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ ऐड कर लें कि क्या पाकिस्तानी टैलेंट और ग्रेजुएट्स इसके मिशन में इंडक्टेड हैं और उनकी तादाद कितनी है? जी, हम लोगों के पास स्पार्को में यंग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। ये जो EO सीरीज़ और हमारा जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें अराउंड 500 इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। और साथ में ये फोकस मतलब इस चीज़ को भी एम्फसाइज करूंगा कि वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसने रियलाइज़ किया है कि आने वाले वक्त के अंदर स्पेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, जैसे मैंने आपको ल्यूनर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में पाकिस्तान का एक एस्ट्रोनॉट भी स्पेस में जा रहा है, चाइनीज स्पेस स्टेशन पे इंशाल्लाह। एंड वी विश एंड होप एंड वी प्रे all the success to Pakistani lunar missions, and with this we are now going to head into all space missions. नईमुल्लाह खान साहब, जनरल मैनेजर स्पार्को, हमारे साथ थे और उन्होंने डीप साइड दी है सारे मामले के अंदर। भाई चांद पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। साथ चलेंगे ना यार? नहीं, मैं आपके साथ क्यों जाऊं, मैं अकेली जाऊंगी। हम शो साथ करते हैं तो उधर भी साथ, वहां जाके भी आपको शो ही एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, वापस आएंगे तो बात करेंगे, साथ रहिए। जी, welcome back and assalamu alaikum. And Pakistan is one of those countries के जो अपने बच्चों को और फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस है, एक स्ट्रगल करने वाली पोजीशन में हैं हम लोग, अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट को देखें या कुछ भी, लेकिन हेल्थ को लेके हम सब बहुत सीरियस हैं। और इसी से रिलेटेड पाकिस्तान और पोलियो जो एक बीमारी है, उसके अंदर पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग में एक अहम संग मील है जो अबूर कर लिया गया है। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने 2026 के पहले कौमी पोलियो वैक्सीन मुहिम के अंदर कामयाबी के साथ मुकम्मल अपना जो टेन्योर है वो कर लिया है। अब इस मुकम्मल टेन्योर के बारे में अगर हम बात करें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, अगर हमारा आयशा आप देखें, हमारा अगर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ में आता है, तो आगे आने वाले बच्चे कितने होंगे कि जो इस वक्त उस एज में है जो कि पोलियो जिनको अफेक्ट कर सकता है। और बड़ी खुशी होती है ये देख के कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस मामले में सीरियस है कि 2 कंट्रीज रह गई हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पर अभी तक पोलियो मौजूद है। तो उसकी एराडिकेशन के लिए हर साल तकरीबन 2 मरतबा हम देख रहे होते हैं कि पोलियो कैंपेन चलाई जाती है, और ये कैंपेन जो अभी चली है इसको भी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। तो हमने क्या अपने टारगेट को अचीव किया, क्या उन तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए जिनको टारगेट किया गया था, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 4.3 मिलियन बच्चे हैं जो कवर हुए हैं यहाँ पे। डॉक्टर इसरारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो इराडिकेशन, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर थैंक यू इनविटेशन। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो थोड़ी सा हमारे सामने सिचुएशन रखी है पाकिस्तान में, कितने ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो क्या अभी तक कोई केसेस सामने आए हैं? 2025 का तो हम पहले भी जिक्र कर चुके थे, लेकिन उसकी भी आप सूरत हाल सामने रखें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और हम टीवी जो है वो सबसे आगे होता है पोलियो के बारे में बात करने में, अवेयरनेस रेस करने में, तो उसके लिए हम पोलियो प्रोग्राम की तरफ से आपका तहे दिल से मशकूर हैं। जिस तरह आपने कहा कि हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन में भी 31 केसेस हैं पाकिस्तान में, और वो 2025 का टैली क्लोज़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम डाउन 74 केसेस से। लेकिन हमारे लिए ज़्यादातर जो परेशानी का बाइस थी वो जो हमारे माहौलियाती नमूने हैं, जो कि अब जनवरी में हमारे पास बहुत लो आए हैं, 23 के करीब अभी हैं, और रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी जो खुशखबरी वाली बात यह है कि कराची में हमें ब्रेक थ्रू मिला है। हैदराबाद में हमारा सैंपल नेगेटिव हुआ है, कराची में तकरीबन 4 सैंपल नेगेटिव हुए हैं, जो कि पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट पॉजिटिव से 10 से 12 सैंपल साइट होते हैं। तो इट इज़ नॉट ओवर येट, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टेकन क्वाइट अ बिग स्ट्राइड, जब आप कहते हैं एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है टुवर्ड्स इरेडिकेशन। अच्छा, अगर हम लोग पोलियो के इस खिलाफ जो ये जंग चल रही है और इस मिशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा नंबर्स की तरफ जाएं, तो हमें कंपैरिजन पिछले सालों का इस साल से किस तरह नज़र आता है? देखिए, जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आप देखें, एक तो सबसे पहली बात ये, जिस तरह आपने शुरू में कहा 44.3, थोड़ा सा और भी अपडेट हो गया है डेटा, अब 44.9 मिलियन तक हम पहुंच गए माशाअल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं कि 4.5 करोड़ बहुत सारे ममालिक की आबादी नहीं है जितनी हमारी अंडर 5 की है। तो ये एक मेहनत टास्क होता है। तो इसलिए जो नंबर्स की जब हमेशा भी हम मीडिया में भी बात करते हैं, तो नंबर्स से ज़्यादा उसकी रिलेटिव रेलेवेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इस कैंपेन में हमारे पास देखें, फरवरी में हमारे पास सबसे बड़ा इशू जो होता है वो स्नो बाउंड एरिया का होता है, वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो पुराज़म टीमें हैं वो पहुँची हैं। तो इस साल में हम, और उसकी फिर असेसमेंट हम करते हैं लॉट क्वालिटी अश्योरेंस, जो कैंपेन के बाद करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होती है। तो वो कैंपेन टू कैंपेन डिफरेंट होती है, इसलिए कैंपेन और कैंपेन को पिछले साल के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा जो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको कुछ बच्चे घरों में मिलते हैं, कुछ घरों के बाहर मिलते हैं। तो पाकिस्तान में आपको पता है बहुत बड़ी आबादी ऑन द मूव भी है। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा जब भी पोलियो का कोई नया केस सामने आता है या पोलियो कैंपेन चल रही होती है, तो एक चीज़ जहन में आती है। मुझे याद है कि हमारे बचपन से पोलियो कैंपेन्स पाकिस्तान के अंदर चलती आ रही हैं। मैं अपनी उम्र तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अच्छा खासा टाइम हो चुका है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से अभी तक हम पाकिस्तान से पोलियो को ख़त्म नहीं कर पाए? क्या इसका रीज़न ये है कि लोग पिलाना नहीं चाहते बच्चों को पोलियो के कतरे? ऑल दो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, जो लोकल मौलाना होते हैं उनको भी एंगेज किया जाता है, फिर टीवी के ऊपर भी कैंपेन्स चल रही होती हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न, व्हाट इज़ द मेन कल्प्रिट जिसकी वजह से अभी तक हम पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर पाए? देखें, सबसे मेन कल्प्रिट तो यही है कि हम सारे बच्चों तक नहीं पहुँच रहे। सबसे पहली बात, अगर सारे बच्चों तक पहुँच सकते होते तो ये वायरस की सर्कुलेशन ना होती। दूसरी ये है कि जिस तरह मैंने आपको पिछले उसमें भी कहा था, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 डिफरेंट कल्चर्स का मजमुआ है। हर कल्चर के अपने डायनामिक्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, कराची में मिसकंसेप्शन के इश्यूज़ हैं, रावलपिंडी लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रांजिट पॉपुलेशन आती रहती है, मतलब दिन में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग ट्रांजिट करते हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है जियोग्राफिकल चैलेंजेस है घर के अंदर जाने का। सो ओवरऑल मतलब मल्टीपल चैलेंजेस है, मैं किसी एक पे वो नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि पैदाइश से लेके 2 साल तक को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के टीके अगर हमारे बच्चों को लग जाएं, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 डोजेज़ OPV की होती हैं, 2 डोजेज़ IPV की जो इंजेक्टेबल पोलियोज हैं, तो हमारे बच्चों की अच्छी खासी हिफाजत हो जाएगी। तो ये रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है ये हमारा एक जो है इस वक्त ये जो 4 से 5 कल्चर्स और 4 से 5 हमारे सूबे और इन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्क को अगर देखें, इंडिया, वहाँ पर तो पता नहीं कितने कल्चर सब चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, वहाँ से तो ख़त्म हो चुका है पोलियो। तो क्या पाकिस्तान के अंदर क्या रीज़न है? क्या कैपेबिलिटी का इशू है, कैपेसिटी का इशू है, या फिर कोई और मसला है जिसकी वजह से ये 4-5 कल्चर्स जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा, या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं?
देखें, जो हमारे पड़ोसी मुल्क की आप बात कर रही हैं तो वो उनको भी इरेडिकेशन में सबसे आखिर में उनका एक एरिया है उत्तर प्रदेश, जो कि नहीं हो रहा था, जिसमें मिसकंसेप्शन भी थे, रिलीजियस रीजंस भी थे, क्रॉस कल्चरल इश्यूज भी थे, लेकिन वहाँ पे कदरे हेल्थ सीकिंग बिहेवियर बेहतर है, वो उनका हेल्थ के साथ एसोसिएशन बेहतर है। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ना पहुँचे तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, ठीक है, और हम आगाही भी नहीं लेना चाहते। तो ओवरऑल अगर आप देख लें, जस्ट टू पिन पॉइंट, 4.5 करोड़ में 31 केसेस आपको नजर नहीं आते, तो वो रिस्क परसेप्शन नीचे चली जाती है। बट वो 31 हो या एक हो, एक भी आ गया तो इसका मतलब है कि मौजूद है ना। मुझे आपके इस इंडिया वाले क्वेश्चन से एक फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन ट्रिगर हुआ है, और वो ये है सर कि अरबों की आबादी में और करोड़ों की आबादी में जिस तरह आपने मेंशन किया है कि हमें वो छोटे नंबर्स जो है ना वो बहुत छोटे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया जैसी जगह पे, वहाँ पे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स का ना पॉपुलर होना या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू हाइजीन एंड हेल्थ एंड द कम्युनिटी मेडिसिन एट लार्ज। आपको लगता है कि इतना तकड़ा हेल्थ का सिस्टम है साउथ एशिया में वहाँ पे कि सारे नंबर्स एक्चुअली में सामने आ रहे हैं, या वीकनेस ऑफ द सिस्टम है कि वो केसेस तक पहुँच नहीं पा रहे? इंडिया तो इस वक्त पोलियो फ्री है और बाकायदा उसको एक्रेडिटेशन मिली है पोलियो फ्री होने की। तो हमारे पास ये मसला है। एग्जैक्टली हमारे पास है। और दूसरी बात ये कि रेगुलरली दुनिया एक AFP सर्वेलेंस एक नेटवर्क है जिसमें वो सर्वेलेंस करती है, एनवायरमेंटल सैंपल की सर्वेलेंस करती है। तो ऐसा नहीं है कि केसेस को आप नहीं रिपोर्ट करेंगे, या क्योंकि ये ग्लोबल मैकेनिज़्म है जिसमें आपकी ये मैंडेटरी है कि आपने रिपोर्ट करना है। जब मैं पाकिस्तान की तरफ आऊँगा तो पाकिस्तान की तरफ आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो हाइजीन है ना वो 50% ऑफ द डिजीज़ है, क्योंकि इसका ताल्लुक ही जो है ना हाइजीन मिसमैनेजमेंट से है, क्योंकि ओरोफिकल है ना, मुंह से फैलता है और इंसान फैलाता है, तो और कोई चीज़ इसको फैला नहीं सकती। तो इसलिए इंसान का होना और हाइजीन का ना होना ये दोनों कंपलसरी है इस वायरस की ट्रांसमिशन के लिए। तो अब आप देख लें कि इंसान का होना वैक्सीन के साथ रिलेटेड हो गया और हाइजीन का ना होना जो है ना वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड हो गया। कितना अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इस्लाम में तो है कि सफाई निस्फ़ ईमान, ये चीज़ तो कहनी भी नहीं चाहिए कि अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इन द एंड डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कोई मैसेज आप देना चाहें जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो मैसेज दे दीजिए प्लीज। तो थैंक यू सो वेरी मच। एक तो सबसे पहले एंड अब मैं ये चाहता हूँ कि हम इस प्रोग्राम में आए या ना आए, आप ये जो रूटीन इम्यूनाइजेशन का मैसेज है वो ऑलमोस्ट हर वीक अपने प्रोग्राम में देते रहें कि जो हिफाजती एग्जैक्टली। और वी आर वेरी थैंकफुल, क्योंकि आप लोग न्यूट्रल ऑडियंस हैं, आप लोगों की बात लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है बनिस्बत हमारे। और जब भी आपके घर कोई वर्कर आए तो ये याद रखें कि वो आपके बच्चों की मोहसिन है, वो आपके बच्चों की को उम्र भर की माजूरी से बचा रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दें और उनकी बात सुनें। और सबसे बड़ी बात यह कि इधर उधर की बातों पे कान ना धरें, अपने बच्चों को सेव करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एंडिंग ऑल ऑफ दिस, एक छोटा सा सजेशन पब्लिक की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह भी है और यहाँ पे कल्चर्स का मिक्स भी है, तो हमारे पास वो लोग भी होते हैं कि जिनको वाकई ही सफाई का जो कि है ना बड़ा पॉइंट बॉदर करता है। इफ़ हाइजीन किट्स वुड बी एडेड टू द पोलियो वैक्सीनेशन वाले वो जो आपके बॉक्सेस हैं उनके साथ, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि जो आपकी वैक्सीनेशन के आगे लगता है ड्रॉपर जो लगता है वो उनके बच्चे के लिए नया यूज़ किया जाए। सो इफ़ यू कैन ऐड दैट टू योर SOPs एज वेल, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट स्टेप, बिकॉज मैं हमेशा नया लगवाता हूँ और वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं? मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ डेफिनेटली। एंड हम तो घर में इन्वाइट करना, वी नीड टू बी ओपन, हमने माजूरी से बचाना है अपने मुल्क को। और डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया, आपने आगाही की मुहिम में एक कदम और आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान, आप भी पाकिस्तान के मोहसिन हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक पर जाते हैं इस मैसेज के साथ कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। अगर पोलियो वर्कर आपके घर आता है तो वो आपके बच्चे के लिए आया, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की। और अगर 2 कतरे पोलियो के पिला लिए जाएंगे तो आपके बच्चों की पूरी ज़िंदगी जो है वो बन सकती है, अदरवाइज़ ख़राब भी हो सकती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। थोड़ा सा ज़रा आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि
मुझे तो याद है कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी असाइनमेंट्स मिला करती थी और असाइनमेंट्स को बैठ के ना हम लंबा लंबा लिखा करते थे पेजेस। आपको याद है असाइनमेंट्स? एग्जैक्टली। अच्छी खासी टेंशन हुआ करती थी। डेडलाइंस जो है ना वो ब्लड प्रेशर बंदे का हाई लो कर देती हैं। ऐसे ही इशू है। अच्छा, वो फिर ग्रुप्स बने होते थे, ग्रुप्स में 1 से 2 लोग होते थे, उनके ऊपर सारा डाल दिया जाता था मलबा कि तुम बना के ले आना, हम प्रेजेंटेशन कर लेंगे। और फिर बाद में पता चलता था पार्टी करने वालों, याद है जिस दिन मुझे किसी प्रोग्राम में मिला मौका, मैं नाम ले के बताऊंगा। अच्छा जी, अब ये जो हमारा सेगमेंट है ये स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के बारे में, लेकिन ये स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में आसानी करने के लिए नहीं है, ये टीचर्स की ज़िंदगी में आसानी करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जो कि स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स की असेसमेंट आसान बना देगा तमाम टीचर्स, तमाम प्रोफेसर्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपनी असाइनमेंट्स बनाकर जब वो टीचर्स को देते हैं तो टीचर्स के लिए बड़ा लंबा वक्त लग जाता है उन सबको चेक करना, असेसमेंट करना। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नाइकैड के अंदर प्रोबेशन के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, इनक्यूबेटेड जो प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, उनके बिजनेसेस के अंदर इसको लॉन्च किया गया है और अब ये बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर रहा है तमाम टीचर्स। टेक हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, एक्सपोजर की हेल्प उनको जो किया वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर अंसार मुगीस साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि एक तो उनका एक्सपीरियंस नाइकैड के साथ किस तरह से रहा और ये प्लेटफॉर्म बनाने का, ये प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया जो है ना उनको किस तरह से आया। तो बहुत शुक्रिया अंसार हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या आप खुद कोई टीचर हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, या फिर आपने ऑब्जर्व किया अपने इर्द गिर्द और आपको एहसास हुआ कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो टीचर्स की ज़िंदगी को आसान करे? पर्सनली एजुकेशन के बारे में इन जनरल बहुत ज़्यादा पैशनेट था, सॉल्यूशंस हम ढूंढते रहते थे। जब एआई की वेव आई तो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ दिस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। द प्राइमरी वन वाज कि टीचर्स का तकरीबन रफली 8 से 10 घंटे मिनिमम ज़ाया होते हैं मोनोटनस काम के अंदर, विच इज़ ऑपरेशनल काम, ग्रेडिंग, उसके बाद चेकिंग, रिजल्ट कंपाइलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि यार ये एआई को यूज़ करके हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं ताकि टीचर्स का टाइम सेव हो। जस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, दुनिया में 2030 तक कोई 40 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 2 लाख की जॉब्स खुली हुई हैं, 50,000 आप एटलीस्ट इसमें से मिसिंग पोजीशंस होंगी। दैट एसेंशियली मीन्स कि टीचर्स की शॉर्टेज इन जनरल है ही। सो द आइडिया वाज कि अगर एक टीचर को असिस्ट कर दें, टीचर के लिए एआई को यूज़ करके असिस्ट कर दें, वन टीचर कैन फोकस ऑन मैनी एंड होपफुली इम्प्रूव। अच्छा, तो अब अगर हम इस बात पे, इस पॉइंट पे आयशा फोकस करें कि शॉर्टेज है टीचर्स की, बट एट द सेम टाइम एआई किसी भी फील्ड में आएगा और रिप्लेसमेंट्स जब करेगा तो हमारे पास कहीं ये ना हो जाए कि जॉब्स खतरे में पड़ जाएं। तो क्या एआई टीचर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा? जॉब्स खतरे में तो नहीं पड़ जाएंगी टीचर्स के? तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट एंड व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड दिस? असूली तौर पे तो नहीं, दैट हाउ वी हैव बिल्ट। कम से कम हमारा जो बेसलाइन बिलीफ है वो ये है कि टीचर्स आर हियर टू स्टे। मैं इस तरह बिलीव करता हूँ कि इसके थ्रू टीचर्स का जो पहले रोल था, जब हमारे वक्त में रोल था, आई थिंक टीचर्स का बहुत ज़्यादा मेंटोर वाला रोल था, जो कि अब कम होता जा रहा है। टीचर्स का आप टाइम इन मोनोटनस चीज़ों से फ्री अप करें, टीचर्स को इनफ डेटा दें कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस कर सकें। I want them to take back the mentor role and be able to focus ठीक है। on अच्छा अंसार, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। आपका प्लेटफॉर्म जो है वो पहला नहीं है, इससे पहले भी नाइकैड के साथ जितने भी इंक्यूबेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं और बिजनेसेस हैं उनको हम इंटरव्यू भी कर चुके हैं, उनके फाउंडर्स को। आपका एक्सपीरियंस किस तरह से है नाइकैड के साथ और आपकी सिलेक्शन किस तरह से हुई? वी स्टार्ट अराउंड सितंबर, प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाता है अराउंड अगस्त। इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ रिगरस प्रोसेस, प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसके बाद सिलेक्शंस होती हैं कुछ स्टार्टअप्स की। सिंस देन हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। सो हम जब एंटर हुए थे, डिफरेंट स्टार्टअप्स डिफरेंट फेजेस में एंटर होते हैं। हम जब एंटर होते थे तो हम रिलेटिवली मैच्योर स्टेट पे थे, प्रोडक्ट हमारा बिल्ड हुआ हुआ था और हमने सॉर्ट ऑफ प्लान ही इस तरह किया था कि हम जब जाएँ तो हम उस वक्त पे जाएँ जब हम उनके रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। अब आप जब आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास हमेशा रिसोर्सेज कम ही होते हैं। तो इसमें पूरे में प्रोसेस में आसानी इस तरह होती है कि उनके पास टीम्स हैं, वी गेट सपोर्ट फॉर मार्केटिंग, वी गेट सपोर्ट फॉर फंड रेजिंग, नेटवर्किंग, इस तरह के इवेंट्स में आना और वहाँ पे आके प्रेजेंट करने का चांस मिलना। सो ऑल दैट एड्स अप टू एवरी। तो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वी स्टिल हैव सॉर्ट ऑफ 9 months to go. So beautifully explained, but my question is कि थोड़ा सा ज़रा डिटेल में जाएं कि ये एक्चुअली मिशन है क्या, कितना फ्रंट फुटेड है और किस तरह से काम करेगा, साथीज़ा की किस तरह से मदद करेगा? Basically, three elements. There are 3 elements to it. One is assignment creation. Teachers जब assignment create करते हैं
तो उनको एक बहुत, अगर डिजिटल फॉर्म में करनी है तो बहुत लेबोरियस काम होता है। अगर आप कैम्ब्रिज की बात करें तो फॉर एग्जांपल या टीचर पास पेपर लेता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन चेंज करता है, उसको यूज़ करता है, या फिर वो हैंड रिटन कुछ लिखता है, उसके बाद उसको अपलोड करता है। सो इन दिस केस फॉर एग्जांपल हैंड रिटन सिर्फ अपलोड कर दे तो वो एज ए असाइनमेंट क्रिएट हो जाती है। टीचर ऑलवेज हैज़ द कंट्रोल कि वो चेंज करके उसको ठीक कर सकता है जो भी करना है, अगर उसमें कोई प्लस और माइनस होता है। प्लस 2 इज़ कि अगर वो आप सिंपल मार्किंग स्कीम्स और जो पास पेपर्स की अंसार, मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल गुफ्तगू है, आप अगर डेमो दिखा देंगे तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगा, बिकॉज वी आर वेरी इलिटरेट इन दिस सेगमेंट, हम ये कह सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा डेमो दे दीजिए हमें। टीचर ने सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी वो करना चाहता है वो यहाँ पे एंटर करके। सो ये कुछ मेट्रिक्स हैं, वो तो बाद में डिटेल में उसमें नहीं जाते। सो असाइनमेंट क्रिएशन इज एज सिंपल एज टीचर कमिंग हेयर एंड अपलोडिंग जिस भी चीज़ की उसने असाइनमेंट बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पेपर की क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम पड़ी हुई है, मैंने सिंपल 2 फाइल्स डाल दी, नथिंग एल्स। इट कैन बी हैंड रिटन, इट कैन बी इन व्हाटएवर फॉर्मेट। वंस टीचर अपलोड कर देता है तो इट कम्स आउट एज समवॉट दिस फॉर्मेट, वेयर साइड पे एक दफ़ा टीचर को दिखा देते हैं अप्रूव करने के लिए, ये क्वेश्चन पेपर है, ये साइड पे मार्किंग स्कीम है, टीचर ने अपलोड की है। और वो यहाँ पे असाइनमेंट जब क्रिएट हुई है तो उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के साथ ही मार्किंग स्कीम की डेटा भी आ गया फॉर द टीचर टू वेरीफाई। वंस teacher verifies and approves the assignment, it is assigned to students. Now students can again अपने प्लेटफॉर्म अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, या फिर वो सिंपल ना करें और टीचर के पास एक ऑप्शन आती है कि वो बल्क में पूरा थदा स्कैन करके अपलोड कर दे, उनके नाम भी डिटेक्ट हो जाते हैं, टीचर को आंसर की भी नजर आ जाती है कि किसके अगेंस्ट एवेलुएट करना है, स्टूडेंट आंसर भी, और ये जो टीचर कमेंट लिखा हुआ है ये ठीक है। अंसार, ये जो आपने बता दिया, डेमो भी दे दिया। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि आप ये बता दीजिए क्या इसके अंदर कोई ऐसा फीचर है जिससे ये पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट चैट जीपीटी से तो नहीं बनवाई, अगर नहीं है तो इसमें शामिल एग्जैक्टली, क्योंकि टीचर्स भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एग्जैक्टली चेक करना तो डिफ़िकल्ट है कि ये ऐसे है कि नहीं, लेकिन देयर आर वेज टू डू इट। हमारे सिस्टम में वंस इफ़ दैट इज़ डन तो इट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग इट। ऑल इट विल डू इज़ कि वो बच्चे के पास्ट रिकॉर्ड से देख सकता है कि अगर ये एनॉमली है, नई वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है जो उसने पहले कभी भी नहीं की, तो फ्लैग हो जाएगा एंड टीचर को फ्लैग आ जाएगा, टीचर कैन चेक एंड सी एंड एनालाइज हिमसेल्फ कि ये हो रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा उसके लगता है। सर, तो अभी अगर हम बात करें और इस एप्लीकेशन को अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है, असातिज़ा ला रहे हैं इसको इस्तेमाल में, कमर्शियली अवेलेबल है या नहीं है? कमर्शियली इसके अवेलेबल होने पे, और इस चीज़ पर थोड़ा सा डिटेल बताएं ज़रा। सब लार्ज स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान से हमारी डिस्कशन इस वक्त चल रही है, कुछ क्लोज हो चुके हैं एंड टीचर्स तो बहुत सारे जो इवनिंग में ट्यूशंस वाले टीचर्स हैं वो तो ये बोर्ड लेवल्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आप इस वक्त गुफ्तगू में हैं कि बोर्ड लेवल पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? हमारी कन्वर्सेशन डिफरेंट लेवल पे एक डिफरेंट बोर्ड्स के साथ भी चल रही हैं। वन इज़ हमने टेस्ट जो बोर्ड के एक्चुअल मार्कर्स हैं उनको टेस्ट करा लिया है कि इट इज़ वर्किंग फाइन। इट्स एक्चुअली जो टीचर से नेग्लिजेंसेस होती हैं उससे बेहतर ही रिजल्ट आया, तो टीचर से अक्सर मार्कर्स से अक्सर नेग्लिजेंस हो जाती है। तो यस, डिस्कशन चल रही है। आई फील के बोर्ड लेवल पे इसमें इस तरह की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि अगर एक सिस्टम को सारे पेपर्स को पुरानों को सिर्फ रीचेक करा लिया जाए, उस पर एनालिटिक्स बिल्ड की जा सकती हैं कि लेट से हैदराबाद में, सखर में या साउथ रिमोट सिटीज़ में कौन सा टॉपिक और कौन सा सब टॉपिक के अंदर बच्चे वीक हैं, जहाँ पे आप ग्रैनुलर इंटरवेंशंस करके बजट प्लानिंग बेहतर कर सकते हो कि वहाँ पे 1 महीने के लिए टीचर भेज दिया, एटसेट्रा। यानी कि बेहतरी आ रही है और इस सिलसिले में काम भी, और आई होप इसके असरात भी नजर आना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया, अंसार मुगीस हमारे साथ मौजूद थे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो टीचर्स हैं उनकी जॉब्स को भी सेव किया जाए और AI जो है ना वो उनको रिप्लेस ना करे बल्कि उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करे। इस थॉट के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।